हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वाटिका अग्रवाल और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग स्पीड केमिस्ट्री का टाइम टेबल देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर, देन जीओसी, देन आइसोमेरिज्म, देन हाइड्रोकार्बन, देन अब मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स, then alcohol, phenol and ether, carbonyl compound, amines and carboxylic acid, biomolecules, polymers and chemistry in everyday life। इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो बच्चों, हैलोजन डेरिवेटिव्स में मेनली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स को। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि यार ये केमिस्ट्री क्या है ना। तो बच्चों, केमिस्ट्री का क्या मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करना, केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री बोल देते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग यही तो पढ़ते हो, किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हो, ये पढ़ते हो कि कोई रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हो रही है। एक्चुअल में वही केमिस्ट्री है। फिर हमारे दिमाग में आया, यार केमिस्ट्री का तो पता चल गया, पर हमें ये नहीं पता चला कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? तो बच्चों, क्या है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई सबस्ट्रेट होता है। जो सबस्ट्रेट है वो किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा होता है और सबस्ट्रेट और रिएजेंट की रिएक्शन से हमें फाइनली क्या फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब ये जो रिएजेंट हो सकता है ना बच्चों, ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट भी हो सकता है और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट भी हो सकता है। पर अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सबस्ट्रेट्स हों मान लो, तो फिर हम लोग इनऑर्गेनिक को किसकी तरह कंसीडर करते हैं, रिएजेंट की तरह कंसीडर करते हैं। मेनली आप अपने दिमाग में ये चीज रखना कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी उसको तो हम लोग क्या बना देंगे, सबस्ट्रेट बना देंगे। उसके अलावा जो स्पीशीज होगी उसको हम लोग क्या बना देंगे, रिएजेंट बना देंगे। ठीक है, मेनली ऐसा होता है। वैसे इसके वायलेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, पर मेनली हम लोग ऐसा करते हैं, मतलब 90% केसेस में हम लोग ऐसा करते हैं। तो देखो बच्चों, ये सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो स्पीशीज होती है जिस पर कोई ना कोई अटैकिंग स्पीशीज रिएक्ट कर रही होती है, और अटैकिंग स्पीशीज को ही हम लोग क्या कह देते हैं, रिएजेंट बोल देते हैं। फिर जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का। और ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जहां की या तो बॉन्ड टूट रहा होता है या फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। यानी कि वो स्टेट जहां की बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं। फिर क्या होता है बच्चों की स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ डील करना होता है। अगर कोई बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है यानी कि वो वाली रिएक्शन फिजिबल होती है, और अगर वो अनस्टेबल है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। ये सब चीजें तो हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना बच्चों, वो टेम्परेचर का इफेक्ट, सॉल्वेंट का इफेक्ट, और कोई रिएजेंट किस ओरिएंटेशन से सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करेगा, इन सब चीजों के बारे में बच्चों अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बिल्कुल रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप बोलोगे कि हमेशा ऐसे ही बोलते हो मैम, पर बोलना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को। इलेक्ट्रोफाइल, इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को ही क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज।
यानी कि ये स्पीशीज किधर की तरफ जाना चाहेंगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो अपन ने अटैकिंग स्पीशीज नाम की जो चीज देखी थी अभी, अटैकिंग स्पीशीज, तो एक्चुअल में अटैकिंग स्पीशीज ही क्या है, रिएजेंट्स हैं, है ना। इनको रिएजेंट्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो रिएजेंट्स होते हैं ये फर्दर 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। यानी कि अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं बच्चों, रिएजेंट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किसकी तरह बिहेव करता है, अटैकिंग स्पीशीज यानी कि रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रोफाइल इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो। वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाली स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा। वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी बोला गया है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स। ये लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं बच्चों कि लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो। पॉजिटिवली चार्ज जैसे कि H+, Br+, Cl+, I+, NO2+, R3C+, NO+, ये सब क्या है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, क्या H3O+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्या? इसी तरीके से RNH3+, ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं। क्या ये स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगी क्या? नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि यहां पर ये जो सेंट्रल एटम है ना, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगी। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज हो। एज इट इज RNH3+ में नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि वो भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट नहीं है, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोच लेना कि यार जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया उसको क्या बोल देना है, इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, जिनका ऑक्टेट कंप्लीटेड नहीं हो, यानी कि इन दिस इलेक्ट्रोफाइल्स सेंट्रल एटम हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एटलीस्ट 1 वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे कि SO3, BF3, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, RCOCl, ये सब इनके पास क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम आप तो हमें गलत ही पढ़ा दी है, SO3 के पास तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये तो कंप्लीट ऑक्टेट रखता है, फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये इनकम्प्लीट है? तो बच्चों क्या है कि जो भी कंपाउंड्स पोलर पाई बॉन्डेड होते हैं,
जो भी कंपाउंड्स, जो भी मॉलिक्यूल्स पोलर पाई बॉन्डेड होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे देखो कि सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन है, ये पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है और साथ के साथ ये वाला बॉन्ड पोलर भी है, तो इस वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि सल्फर के पास क्या प्रेजेंट है? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑक्सीजन पर जाकर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। एज इट इज अगर आप CO2 मॉलिक्यूल को ले लो तो CO2 मॉलिक्यूल भी पोलर पाई बॉन्ड रखता है, इस वजह से CO2 मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आपने क्या क्या कंडीशन देखी बच्चों की? एक तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, दूसरी बात उसके पास या तो वैकेंट p या फिर वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर उसके पास पोलर पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो भी वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना दूं, मैंने यहाँ पे ये बना दिया CH3N, ये बना दिया मैंने, इसको किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? इसी तरीके से मैंने CH2 ये कुछ बना दिया, इसको किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? तो बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी कि ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। एज इट इज आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6, वापस से 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर सकती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। तो बच्चों आपको मेनली क्या देखना है कि वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो वो किसकी तरह बिहेव करेगी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जबकि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, यानी कि ये खुद क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स खुद इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज होती हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं, है ना। इनके पास लॉन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव 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 चार्ज है, यहाँ पे लॉन पेयर है, एक ही लॉन पेयर होता है इसके पास, है ना, इसके पास लॉन पेयर है। तो वो स्पीशीज जो कि या तो लॉन पेयर रखती हो या फिर नेगेटिव चार्ज रखती हूँ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हों वो स्पीशीज किसकी तरह बिहेव करेंगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह। एज इट इज बच्चों क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो प्रेजेंट हो सकती है न्यूक्लियोफाइल्स के पास। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अपन देख लेते हैं वन बाय वन। पहली बात तो क्या होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होना चाहिए। जैसे कि ये सारी स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह। या फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि वहां पर क्या प्रेजेंट हो? लॉन पेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इन दीज न्यूक्लियोफाइल्स सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट एंड एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि सभी के पास एक ना एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, देखो आप, है ना। फिर थर्ड नंबर क्या है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि आप देखो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और डेंसिटी। ठीक है, इन सभी की वजह से भी जो है हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी शो हो सकती है। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी
एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चों जहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होती हैं, यानी कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो कि एक से ज्यादा एटम से अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। जैसे क्या है बच्चों कि स्पीशीज हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स बट only one can donate lone pair of electron at a time known as ambident nucleophile, यानी कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, हम लोग उसको क्या कह देते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे देखो ये Cn- है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां से भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है और नाइट्रोजन से भी दे सकता है, पर एट अ टाइम ये किसी एक से ही देगा, यानी कि ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एज इट इज बच्चों, जैसे अपना ये NO2 है ना, NO2- है, तो ये ऑक्सीजन से भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है और नाइट्रोजन से भी दे सकता है, पर एट अ टाइम दोनों में से एक ही तो देगा, यानी कि ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट एंड इट्स रोल, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट का क्या रोल होता है। बच्चों मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है उसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अभी तक मैंने आपको रिएजेंट्स पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मैंने बोला इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब मैंने बोला कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसी स्पीशीज क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। फिर मैंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकते हैं, वैकेंट p और d ऑर्बिटल वाले मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पाई बाउंडेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकती हैं, लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हो सकती हैं, पाई बाउंडेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो अभी मैं आपको सॉल्वेंट और उसके रोल के बारे में बताती हूँ बच्चों। सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से सॉल्वेंट होता है, एक तो होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर में भी 2 टाइप हैं, वो क्या क्या है, एक तो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट कितने तरीके के हुए बच्चों, 2 तरीके के, कौन कौन से, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है बच्चों कि जहां पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही हो, 0 आ रही हो, जबकि पोलर का क्या मतलब है, जिन मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, पोलर सॉल्वेंट की तरह। अब पोलर सॉल्वेंट भी 2 टाइप के बताए, प्रोटिक और एप्रोटिक। प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो हैं जो कि H+ आसानी से दे सकते हैं, विच कैन गिव H+, वो तो होते हैं पोलर प्रोटिक, और जो H+ नहीं दे सकते वो होते हैं एप्रोटिक। ठीक है, ये है सॉल्वेंट का ऑल एंड ऑल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग सॉल्वेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। सॉल्वेंट क्या है बच्चों की, ए सॉल्वेंट प्रोवाइड्स अ मीडियम। सॉल्वेंट क्या काम करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है ना। जैसे मान लो कि 2 मॉलिक्यूल, जैसे मान लो कि तुम स्कूल जाते हो, है ना, तो अगर कोई 2 स्टूडेंट सेम स्कूल में जाते हैं तो वो वहां पर जाकर दोस्त बन जाते हैं, यानी कि स्कूल ने उनके लिए किसका काम किया, मीडियम का, तभी तो उनके लिए दोस्ती हुई। अगर वो स्कूल नहीं जाते तो फिर उनकी दोस्ती कैसे होती, होता है ना ऐसा। वैसा ही काम कौन करता है, सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट क्या करता है कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, फॉर द सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग स्पीशीज टू रिएक्ट, सही बात है। अदर देन दिस इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ ये जो सॉल्वेंट है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस, आप आगे क्या करोगे, उसमें आपका स्कूल भी एक मेन वो रखता है, मेन प्लेस रखता है, वैसे के वैसे ही मीडियम
जो प्रोवाइड करता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो भी किसी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो सॉल्वेंट में क्या बोला हुआ है, नॉन पोलर और पोलर, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। पोलर के लिए मैंने डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको नॉन जीरो बताई है। इन मॉलिक्यूल्स के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो, जबकि नॉन पोलर के लिए क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब ये जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। ठीक है, फर्स्ट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या हैं, सॉल्वेंट्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ये मानो कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो वो जल्दी से क्या करेगा, H+ को दे देगा। और जो स्पीशीज जल्दी से H+ को दे देती हैं वो कौन से सॉल्वेंट की तरह बिहेव करती हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि क्या बोला हुआ है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो बहुत ही इजीली क्या कर लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही जल्दी प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या बोला हुआ है कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स केटायन आर सॉल्वेटेड बाय आयन डाइपोल इंटरेक्शन while an anion is solvated by hydrogen bonding. Polar protic solvent can give H+. पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना वो जल्दी से क्या दे सकते हैं, H+ को दे सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो इनमें दो चीज सॉल्वेलाइज होने की होती है, एक तो होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। केटायन किससे सॉल्वेलाइज होगा बच्चों, आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। ठीक है, ये आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा है इसको। जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो आपने आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी पढ़ा होगा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन का इतना सा मतलब है कि जो आयन है, कोई भी आयन है, पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है उसके पास कोई डाइपोल आ जाए तो आयन और डाइपोल के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, अपन उसको क्या कह देते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन कह देते हैं। जबकि एनायन किससे सॉल्वेलाइज होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, यानी कि आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए क्या देखा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन भी सॉल्वेलाइज हो रहा है और एनायन भी सॉल्वेलाइज हो रहा है। समझ में आ रही है बात, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन एज वेल एज एनायन दोनों के दोनों ही सॉल्वेलाइज होते हैं। ठीक है, अब हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या हैं, दिस आर द सॉल्वेंट्स इन विच हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो आसानी से H+ को दे सकते थे, पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आसानी से H+ को रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड नहीं है, जबकि पोलर प्रोटिक में इसका उल्टा था। पोलर प्रोटिक में हमने क्या बोला था कि जो हाइड्रोजन है वो कैसी है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, अब बच्चों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो केटायन है वो किससे सॉल्वेलाइज हो जाता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन से सॉल्वेलाइज हो जाता है ना। किससे सॉल्वेलाइज होता है बच्चों, आयन डाइपोल इंटरेक्शन से सॉल्वेलाइज हो जाता है, जबकि एनायन सॉल्वेलाइज नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है आपको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन भी सॉल्वेलाइज होता था और एनायन भी सॉल्वेलाइज होता था, पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन तो सॉल्वेलाइज हो जाता है पर एनायन सॉल्वेलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि एनायन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोसीड नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनायन होता है ना वो स्टेरिकली क्राउडेड हो जाता है। तो वो स्टेरिकली क्राउडेड एनायन स्टेरिकली क्राउडेड होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रोसीड नहीं कर पाता। जैसे कि आप इसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि अपन ने यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO ले लिया। ये क्या है बच्चों? DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है ना। ये क्या है बच्चों? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, DMF है ये, है ना। एज इट इज ये कोई कंपाउंड है, ये क्या है? डाइमिथाइल एसिटामाइड, DMA है। ये क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF है ना। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो Na+ है, जो केटायन है, वो केटायन तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन से सॉल्वलाइज हो चुका है, पर जो एनायन है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्वलाइज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, माना कि इस पर पार्शली पॉजिटिव है और इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि इसका जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है वो स्टेरिकली क्राउडेड है, और ये स्टेरिकली क्राउडेड होने की वजह से ही एनायन को सॉल्वेलाइज नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनका एनायन स्टेरिकली क्राउडेड होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोसीड नहीं कर पाता। उनका जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है वो स्टेरिकली क्राउडेड होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता और ये सॉल्वेलाइज नहीं हो पाते। ठीक है, अब यहां पर क्या चीज बोली हुई है बच्चों की? Na+ इज सॉल्वेटेड बाय आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, विद DMSO। पर ये जो है एनायन है वो सराउंडेड बाय सॉल्वेंट बट नॉट सॉल्वेटेड बाय DMSO। वो सॉल्वेटेड नहीं हो पाया DMSO से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के लिए बच्चों मैंने आपको क्या बोला है कि इनके लिए तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ही क्या होती है? 0 होती है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो सकता है कि दीज सॉल्वेंट्स हैव ओवरऑल 0 डाइपोल मोमेंट। सही बात है। इट डज नॉट सॉल्वेट बोथ केटायन एंड एनायन। ये ना तो केटायन को सॉल्वेलाइज कर सकते हैं ना ही एनायन को सॉल्वेलाइज कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे CCl4 मॉलिक्यूल, बेंजीन मॉलिक्यूल, CS2 मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें कंपेयर करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि यार न्यूक्लियोफाइल भी तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और जो बेस होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं, यानी कि इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए। पर बच्चों इनमें कनेक्शन सिर्फ कोइंसिडेंस से होता है। वो कैसे? क्योंकि जो बेस होते हैं ना, बेस को किसकी तलाश होती है? बेस किसको ढूंढ रहे होते हैं? H+ को ढूंढ रहे होते हैं। जबकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसको ढूंढ रहा है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर को ढूंढ रहा है। न्यूक्लियोफाइल किसको ढूंढता रहता है दिन भर? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर को। जबकि बेस किसको ढूंढता है? H+ को। यानी कि बेसिसिटी को अपन क्या बोल सकते हैं कि टेंडेंसी टू गिव लॉन पेयर टू H+। जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Nucleophilicity is defined as the tendency of any species to give electron pair to an electron deficient center। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी कि कार्बन सेंटर। ठीक है, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? इज द एबिलिटी ऑफ द स्पीशीज टू रिमूव H+ आयन फ्रॉम एन एसिड। यानी कि बेस क्या ढूंढ रहा है? H+ को ढूंढ रहा है। ठीक है, अब हम इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट देख लेते हैं कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट आता है। तो बच्चों सॉल्वेंट के लिए क्या आता है कि इन पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट लार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर गुड।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो लार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो अच्छे होते हैं, एंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड आयंस फॉलोज द ऑर्डर एज दिस। बच्चों क्या है कि ये जो हैलोजेंस है ना, इनकी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो एबिलिटी होती है लॉन पेयर को डोनेट करने की वो डिफरेंट होती है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होते हैं ना, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन भी सॉल्वेलाइज होता है और एनायन भी सॉल्वेलाइज होता है। अब कौन सा एनायन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जो कि छोटे साइज का हो, यानी कि फ्लोराइड क्या करता है, अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जबकि I- अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से नहीं करेगा वो अवेलेबल होगा जल्दी से जल्दी कार्बन पर अटैक करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I- जल्दी से पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जाकर अटैक कर जाता है, जबकि अगर हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि केटायन तो सॉल्वेलाइज हो जाता है पर एनायन सॉल्वेलाइज नहीं हो पाता। अब क्या हुआ बच्चों की फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर है, फ्लोराइड पर है। तो उससे क्या है कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी संभाली नहीं जा रही, वो यूं कह रहा है कि यार जल्दी से जल्दी ले लो तुम तो ताकि मैं फ्री हो जाऊं। यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो किसकी होती है बच्चों, F- की होती है, क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देना चाहता है। तो इस तरीके से सॉल्वेंट चेंज करने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि यहां पर क्या चीज बोला हुआ है बच्चों की, एज नो सॉल्वेशन ऑफ एनायन टेक्स प्लेस बाय एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड्स फॉलोज द सेम ऑर्डर एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो क्या होता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। बट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O दे फॉलो द रिवर्स ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। पर अगर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि H2O में प्रेजेंट हो तो जो ऑर्डर होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो रिवर्स हो जाता है। तो बच्चों अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देख लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कि वो किस तरीके से होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है H2O मॉलिक्यूल। तो बच्चों क्या होता है कि जो OH- है, जो अपना OH- है, इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ H2O के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। एज इट इज NH2- की स्ट्रेंथ NH3 के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो बच्चों जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल आए और उसी की नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आए तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। अब देखो बच्चों यहां पर ये जो ऑर्डर आया है ना वो किस तरीके से आया है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिलोकेलाइज हो रहा है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिलोकेलाइज हो रहा है। यहाँ पर रेजोनेंस तो हो रहा है पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉन इक्विवेलेंट है। इस वजह से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है, और अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है यानी कि जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। एज इट इज आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर तो कोई डिलोकेलाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई डिलोकेलाइजेशन नहीं है तो सबसे कम स्टेबिलिटी इस वाले नेगेटिव चार्ज की है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग स्टेरिक इफेक्ट को देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे स्टेरिक इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है जो कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड मॉलिक्यूल है,
तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेरिकली क्राउडेड है, 3 मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम हो जाती है। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग यहाँ पर इथॉक्साइड आयन को ले लें, तो क्योंकि इथॉक्साइड आयन पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इस वजह से उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और इथॉक्साइड को अगर कंपेयर किया जाए तो इथॉक्साइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है तो स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जल्दी से क्या करेगा, H+ को ले लेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो भर भर कर है, क्योंकि ये CH3 भी अपना क्या लगा रहे हैं, +I लगा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, पर ये कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाता, क्योंकि स्टेरिकली क्राउडेड है, ये कार्बन एटम को अप्रोच नहीं कर पाता। इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं अगर अपन इसकी बात करें, इथॉक्साइड आयन की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग क्या देखोगे कि ये वीकर बेस है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये स्टेरिकली क्राउडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर अलोंग द पीरियड ऑर्डर दिया हुआ है। आपको पता है कि अपन अगर अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी यानी कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी यानी कि वो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करना चाहेगा, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज हो रही है। यहां पर देखो क्या बोला हुआ है आपको रिमार्क्स में, इफ डोनर एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर आपको कब लगाना है, जबकि जो एलिमेंट्स हों जिन पर नेगेटिव चार्ज हो वो सेम पीरियड को बिलोंग करते हो, तभी आपको क्या लगाना है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लगाना है। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखते हो तो ये आता है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। जबकि अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अप टू डाउन जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, कम होती जाती है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कुछ और है और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ और है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं रिमार्क्स में, इन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस व्हाइल बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल अपोजिट चलता है एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात हो रही है वो किसके अंदर बात हो रही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात कर लेते हैं। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है बच्चों, कि मान लो कि तुम घर से भाग गए, है ना, तुम घर में क्यों रहते हो, सारा दिन डांट सुनते रहते हो कि पढ़ाई नहीं करता, मोबाइल देखता रहता है, कुछ काम नहीं करता, डांट खाते रहते हो, फिर भी घर में ही रह रहे हो ना। क्यों रह रहे हो घर में, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर घर से बाहर निकल गए तो हमें जो रूम मिला हुआ है, हमें AC रूम मिला हुआ है, हमें फैसिलिटीज मिली हुई हैं, हमें खाना पीना टाइम पे मिल जाता है, ये सब चीजें आपकी बंद हो जाएंगी। ये तुम्हें पता है, इसीलिए तो तुम घर में रह रहे हो और डांट भी सुनते जा रहे हो और रह भी रहे हो। पर अगर ऐसा हो कि तुम घर से बाहर जाने के बाद स्टेबल हो जाओ, तो तुम क्यों चाहोगे कि यार मेरे को तो डांट वाट नहीं सुननी, मैं तो घर से बाहर जाने पे स्टेबल हूं, मेरे को तो यही फैसिलिटीज बाहर भी मिल जाएंगी, तो फिर मैं घर वालों की डांट क्यों सुनूं। ऐसा ही किसके साथ होता है, लिविंग ग्रुप के साथ। अगर लिविंग ग्रुप किसी मॉलिक्यूल से निकलने के बाद अगर स्टेबल हो जाता है, अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर कोई आयन वहां से निकलने के बाद स्टेबल हो जाता है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। पर अगर वो निकलने के बाद स्टेबल नहीं हो पाता तो वो बैड लिविंग ग्रुप है।
समझ में आ रही है लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन? लिविंग ग्रुप सीधी सीधी बात क्या आ रही है आपको समझ में कि यार अगर किसी मॉलिक्यूल से निकलने के बाद अगर कुछ स्टेबल हो जाएगा तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, और निकलने के बाद स्टेबल नहीं हो पाया तो वो बैड लिविंग ग्रुप है ना? तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और एनायन, यानी कि जितनी ज्यादा लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी। क्या बोला हुआ है यहां पे? वीकर इज द बेस, बेटर इज द लिविंग ग्रुप, यानी कि बेस जितना ज्यादा वीक होगा वो लिविंग ग्रुप उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जितना वीक बेस होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब यार तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा, यार कैसे हो रहा है वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप? अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, वहां से समझ में आएगा आपको। जैसे कि क्या बोला हुआ है कि द लिविंग ग्रुप शुड हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी विद कार्बन। सही बात है, अगर कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच की बॉन्ड एनर्जी कम है तो वो आसानी से टूट जाएगा, वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा, है ना? नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर स्टेबल आइदर बाय डिस्पर्सल और डीलोकेलाइजेशन। और अगर जो नेगेटिव चार्ज है जो कि लिविंग ग्रुप पे आ रहा है, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि अगर उसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे हम लोग एक यहां पर ऑर्डर देख लेते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी का। वो क्या है बच्चों? जैसे I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस है, तो I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है? क्यों है वो अच्छा लिविंग ग्रुप? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जब बच्चों मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था ना, तब मैंने बताया था कि I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल था वो? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फ्लोरीन के पास भी नेगेटिव चार्ज आ गया, Cl के पास भी, Br के पास भी और I के पास भी, पर क्योंकि I का रूम बहुत बड़ा है, I का जो कमरा है, I का जो घर है ना आयोडीन का, वो बहुत बड़ा है, उसमें अगर कोई एक एक्स्ट्रा गेस्ट भी आ जाएगा ना तो वो बहुत आसानी से रह जाएगा। जबकि जो फ्लोरीन एटम है उसके बेचारे के पास सिर्फ एक ही कमरा है, अगर कोई गेस्ट आ जाएगा ना तो उसको टेढ़ा मेढ़ा सोना पड़ेगा। तो इस वजह से F माइनस की जो स्टेबिलिटी है वो कम है और I माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जिस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है? तो इन चारों में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है बच्चों? I माइनस। इसी तरीके से आपने बेसिक स्ट्रेंथ में भी देखा था कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन था? F माइनस था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसको तो इतनी जल्दी थी कि यार ये गेस्ट जैसे ना तैसे घर से बाहर निकल जाए, जैसे ना तैसे मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दूं, क्योंकि मेरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी संभाली नहीं जा रही। इसी वजह से F माइनस जो है वो बहुत अच्छा बेस था, ठीक है, इन सभी के कंपैरिजन में। एज इट इज नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब हम लोग अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं, तो अलोंग द पीरियड क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अगर इन चारों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन एटम की है। तो फ्लोरीन एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा खींचेगा, यानी कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि वो इन सभी के कंपैरिजन में अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा। थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3 बार डीलोकेलाइज हो सकता है ना, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन, यहाँ पर R का प्लस आई लग रहा है, इस वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको समझ में आया, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी बढ़ेगी। अब क्या बोला हुआ है बच्चों कि जो N2 होता है और जो वाटर होता है वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जैसे ये N2 पॉजिटिव है, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट करेगा तो ये एज अ N2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो ये एज अ H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये निकलने के बाद स्टेबल है, इस वजह से N2 और H2O गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में आपने इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स यानी कि रिएजेंट्स पढ़े, सॉल्वेंट पढ़ा और लिविंग ग्रुप एबिलिटी पढ़ी।
ये तीनों ही चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक है। कल से हम कोर रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ते रहना, ऑर्गेनिक को रिवाइज करते रहना। ऑर्गेनिक को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। और ई सरल के ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।